तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में ही आई एक काफी बेहतरीन स्पेनिश सुपरनैचुरल हॉरर मूवी को जिसका नाम है नो वोल्टीज यानी कि डोंट टर्न बैक। जिसने भी एक बार पीछे मुड़ के देखा वो कभी वापस लौट कर नहीं आता। मूवी काफी अच्छी है, काफी बढ़िया मीनिंग देती है ये। एंड में मैंने थियोरीज की भी बात करी है तो आपको देखने में मजा आएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। फिल्म की शुरुआत एक बुजुर्ग महिला मिसेस क्लोटिल्डे के परिचय से होती है। वो अपने घर में अकेली रहती हैं और उनका कोई सहारा भी नहीं है। उनके बच्चे तो हैं लेकिन वो सब घर से दूर रहते हैं। खैर इसी बीच हम लालो नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि अक्सर मिसेस क्लोटिल्डे की हेल्प कर दिया करता। वो उनके लिए ग्रोसरी लेकर आता है और वो ऐसा अक्सर करता रहता था। आज भी लालो मिसेस क्लोटिल्डे के लिए सामान लेकर आया था। वो दरवाजे के बाहर से उनको बुलाता है लेकिन मिसेस क्लोटिल्डे टीवी देख रही होती हैं और इस वजह से उन्हें आवाज सुनाई नहीं देती। जब कोई जवाब नहीं मिलता तो लालो घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर वो देखता है कि टीवी के पास कोई नहीं था। तभी ऊपर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। लालो उन आवाजों का पता करने के लिए सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाता है लेकिन जैसे ही वो मिसेस क्लोटिल्डे के कमरे के पास पहुंचता है वो धीरे से अंदर झांकने लगता है लेकिन मिसेस क्लोटिल्डे उसे चिल्लाकर भगा देती है क्योंकि वो कपड़े चेंज कर रही थी। खैर अब थोड़ी देर के बाद में लालो किचन में सामान रखने लगता है और एक कैबिनेट में चीजें रखने के लिए वो टेबल पर चढ़ जाता है लेकिन कैबिनेट का दरवाजा खुल ही नहीं रहा होता। तभी उसके पीछे से एक अजीब सी आवाज उसको सुनाई देती है। जब वो पीछे देखता है तो एक परछाई उसके पीछे खड़ी नजर आती है। लालो को लगता है कि वो मिसेस क्लोटिल्डे होंगी लेकिन वो तो तभी बाहर पानी दे रही होती है गार्डन में। अब डर के मारे लालो पीछे मुड़कर देखता है लेकिन इस बार उसे कुछ नहीं दिखता। तभी एक अजीब सी ताकत टेबल को गिरा देती है जिसके चलते वो भी गिर गया था। जिसके साथ ही ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। जिसके बाद कहानी एक नए किरदार अरोरा पर शिफ्ट होती है जो कि असल में मिसेस क्लोटिल्डे की ही बेटी है। उसके बॉयफ्रेंड का फोन उसके पास में आता है और यहाँ हमको ये पता चलता है कि दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। उनकी लड़ाई हो चुकी है और उसका बॉयफ्रेंड उसे थोड़ा स्पेस देने का फैसला करता है ताकि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके। अब बाद में जब अरोरा अपने घर में होती है तो उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है। वो अपने आप से ये कहती है कि पीछे मत मुड़ना, जो कि इस फिल्म का टाइटल भी है नो वोल्टीज, जिसका मतलब होता है डोंट टर्न बैक। अब इसी दौरान एक भूत उसके सामने आ जाता है लेकिन असल में ये उसका सपना होता है। खैर अब इस नाइटमेयर के बाद में उसे उसके भाई मार्टिन का फोन आता है और इन दोनों के बीच में खाली 4 मिनट का ही अंतर था। जी हाँ, पैदा होने में मात्र 4 मिनट का। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्टिन और अरोरा सिबलिंग्स होते हैं और वो अपनी माँ के बारे में आपस में बात करते हैं। मार्टिन उसको बताता है कि उनकी माँ ठीक है और उससे घर आने के लिए वो कहता है। अब अरोरा अपनी माँ के घर जाने के लिए निकल पड़ती है और वहां पहुंचकर वो दरवाजे पर दस्तक देती है लेकिन तभी उसका भाई मार्टिन उसे पीछे से आवाज लगाता है लेकिन वो पीछे नहीं मुड़ती और जब वो उसे टच करता है तब जाकर वो पीछे मुड़ती है और उसको गले लगा लेती है। यानी कि यहाँ पर एक फैक्टर तो था कि यहाँ पर उसे डोंट टर्न बैक वाली चीज का काफी ख्याल था, जैसे कि उसे पीछे कभी नहीं मुड़ना। खैर अब मार्टिन बताता है कि वो एक दिन पहले ही माँ के यहाँ पर आ गया था। अब मार्टिन लालो की मौत के बारे में उसे बताता है और कहता है कि वो फिसलकर गिर गया था लेकिन उसकी माँ को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अब ये सुनकर अरोरा परेशान हो जाती है और अपनी माँ से मिलने के लिए अंदर जाती है। घर के अंदर वो देखती है कि उसकी माँ ने हर फोटो में से उनके पिता का चेहरा काट दिया था और जब वो उनसे लालो के बारे में बात करती है तो मिसेस क्लोटिल्डे ये कहती है कि लालो बस वहां पर पड़ा हुआ था और असल में डिमेंशिया की वजह से मिसेस क्लोटिल्डे की यादें अब धुंधली होती जा रही थी और डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था कि उनकी बीमारी अब बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। ऐसी हालत में मिसेस क्लोटिल्डे का अकेला इस घर में रहना नामुमकिन था, इसलिए मार्टिन और अरोरा में से किसी एक को उनका ख्याल रखने की जरूरत थी। लेकिन मार्टिन ये कहता है कि वो अपनी मॉम को अपने पास नहीं रख सकता क्योंकि उसकी रूममेट के पास में एक बिल्ली है और मिसेस क्लोटिल्डे को बिल्ली से एलर्जी थी। मार्टिन ये भी बताता है कि वो थेरेपी लेता है और अपनी मेंटल हेल्थ की वजह से वो अपनी मॉम को रखने की जिम्मेदारी नहीं उठा पाएगा। दूसरी तरफ अरोरा भी इसके लिए मना कर देती है। वो ये कहती है कि वो अपनी मॉम को अपने घर ले जाने के लिए रेडी नहीं है क्योंकि वो एक रिलेशनशिप के अंदर है और उसका घर काफी छोटा भी है तो वहां पर वो एडजस्ट नहीं हो सकती। यानी कि दोनों ही इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे थे और सोच रहे थे कि क्या किया जाए लेकिन वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते। तभी मार्टिन घर के बारे में बात छेड़ देता है। वो कहता है कि उनके पिता के गुजर जाने के बाद घर की हालत जैसी थी वैसी ही रह गई है और किसी ने भी घर को रेनोवेट करने की, संभालने की या फिर बदलने की कोशिश नहीं करी। अब मार्टिन अपनी बचपन की यादों के बारे में बात करता है और अरोरा को वो दिन याद दिलाता है जब उन्होंने कैंप लेक का ट्रिप किया था। लेकिन वो ये भी कहता है कि उसे अपने बचपन के बारे में इतना कुछ याद भी नहीं है, ना ही अपने पिता के बारे में, और उसे सिर्फ एक ही बात विविडली याद है जब वो 12 साल का था और उसे अपने डैड को स्टेयर्स पर
देखा था। शायद उसके पिता की मौत सीढ़ियों से गिरने की वजह से हुई थी। बाद में अरोरा अपना सामान लेकर अपने पुराने कमरे में जाती है और कमरा वैसे का वैसा ही था जैसा कि वो छोड़कर गई थी। वो अपनी पुरानी फोटोज को देखती है, लेकिन तभी उसके पीछे एक टीनेजर अरोरा का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है जो कि रो रही होती है। ये देखकर अरोरा घबरा जाती है और जल्दी से अपना मुंह आगे कर लेती है और तभी उसके कानों में एक आवाज गूंज पड़ती है, डोंट लुक बैक, यानी कि पीछे मत देखना। अब रात में मार्टिन सबके लिए खाना बनाता है और डिनर टेबल पर वो अपनी माँ को ये बताता है कि उसने खाना बनाना अपने रूममेट जॉर्ज से सीखा है। उसकी माँ जॉर्ज का नाम सुन के क्यूरियस होती है और मार्टिन से उसके रूममेट के बारे में पूछने लगती है। मार्टिन सबको खाना सर्व करता है और तब मिसेस क्लोटिल्डे कहती है कि वो खाना अपने पिता के लिए भी सर्व करे। ये सुनकर अरोरा इंटरप्ट करते हुए कहती है कि पिता यहाँ पर नहीं है। अब इस बात पर मिसेस क्लोटिल्डे ये कहती है कि वो मानती है कि अरोरा और उसके पिता के बीच में कुछ इश्यूज हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने पिता से नफरत करे। मिसेस क्लोटिल्डे आगे कहती है कि पास्ट की बुरी यादों में खोने के बजाय उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और ये कहकर वो पूरा लेक्चर अपनी बेटी को सुना देती है, जो कि सिचुएशन को और भी ज्यादा तनाव भरा बना देता है। अब तभी यहाँ उन सबके बीच बहस होनी शुरू हो जाती है, जिसमें अरोरा अपनी माँ से ये कहती है कि उनके पिता काफी पहले ही खत्म हो चुके हैं, लेकिन मिसेस क्लोटिल्डे इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। उनका कहना था कि उनके हस्बैंड तो अभी भी उनके सामने ही बैठे हुए हैं, यानी कि डिमेंशिया की दिक्कत उनके साथ बहुत ही ज्यादा हो गई थी। अरोरा और मार्टिन दोनों ही उनसे ज्यादा बहस नहीं करते और चुप रह जाते हैं, जिसके बाद हम मार्टिन को घर के बाहर जॉर्ज से बात करते हुए देखते हैं, जिससे हमको ये बात पता चल जाती है कि मार्टिन और जॉर्ज असल में रिश्ते में थे और वो दोनों ही गे होते हैं। और इसी बीच वहाँ पर अरोरा आ जाती है। अरोरा मार्टिन से कहती है कि उनकी माँ का ये मानना है कि उनके पिता जिंदा हैं और अब काफी ज्यादा सीरियस बात हो चुकी है। उनके लिए एक नर्सिंग होम का अरेंजमेंट जल्दी से जल्दी करना होगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो सकती थी। और मार्टिन भी इस बात से सहमत होता है। अरोरा कहती है कि उन्हें अभी के अभी कोई आसपास का नर्सिंग होम ढूंढना होगा, क्योंकि वो अपने कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते और पर्सनल इश्यूज की वजह से यहाँ पर ज्यादा दिन नहीं रुक सकती। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तब मार्टिन उससे ये पूछता है कि तुम डैड से इतनी नफरत क्यों करती हो, जिस पर अरोरा जवाब देती है कि मैं अपने पिता से नफरत नहीं करती, लेकिन अब वो जिंदा नहीं है। अब रात में जब मार्टिन घर के अंदर होता है तब उसे किचन से कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। जब वो पास जाकर देखता है तो एक चम्मच जमीन पर पड़ी हुई थी। मार्टिन अभी ये देख ही रहा होता है कि तभी एक आदमी की स्पिरिट उसके पीछे उसे दिखाई देती है। वो स्पिरिट कुछ पल के लिए नजर आती है और फिर गायब हो जाती है, जिसके बाद विंडो का ग्लास अपने आप टूट जाता है, जो कि मार्टिन को काफी डरा देता है। मीनवाइल रात में जब अरोरा सो रही होती है तब उसके क्लोजेट से वो स्पिरिट निकलकर उसके रूम में आती है। तभी अरोरा की आंख खुल गई थी, लेकिन वो पीछे मुड़कर नहीं देखती। अब डर के बावजूद वो अपने बेड से उठ जाती है और रूम को चुप चुप कर देख रही होती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता। अब इस घटना के बाद अरोरा अपने बॉयफ्रेंड हुआन को कॉल करके बताती है कि उसकी माँ की तबीयत काफी खराब है और इस वजह से वो यहाँ पर रुकी हुई है, लेकिन वो ये भी कहती है कि जल्दी से जल्दी उनकी मॉम को नर्सिंग होम शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब दूसरी तरफ मार्टिन बाथरूम से नहाकर बाहर आता है। तभी वो दूसरे रूम से कुछ आवाज को नोटिस करता है और देखता है कि उसकी माँ उस रूम के अंदर है और उन्होंने दरवाजे लॉक कर लिए हैं। मार्टिन आवाज के सोर्स को चेक करने के लिए उस रूम में जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि उसकी माँ एक पर्दे के पीछे छुपी हुई है, लेकिन जब वो करीब जाता है तब मिसेस क्लोटिल्डे क्लोजेट के अंदर थी, जो मार्टिन को काफी चौंका देता है। अब मार्टिन की माँ उससे ये पूछती है कि क्या तुमको लगता है कि मैं पागल हूँ, जिस पर मार्टिन तुरंत ही कहता है कि बिल्कुल भी नहीं माँ। तब मिसेस क्लोटिल्डे कहने लगती है कि अगर ऐसा नहीं है तो तुम मुझे इस घर से क्यों भेजना चाहते हो। मार्टिन हैरानी में उनसे पूछता है कि ये बात आपको किसने बताई। तो मिसेस क्लोटिल्डे कहती है कि मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे कोई भी यहाँ से बाहर नहीं कर सकता। जिसके बाद में मिसेस क्लोटिल्डे मार्टिन से प्रॉमिस लेती है कि वो उन्हें कभी इस घर से नहीं भेजेगा और मार्टिन भी उनका दिल रखने के लिए उनको ये प्रॉमिस कर देता है। तभी मार्टिन वहाँ पर एक रखी हुई रिंग को नोटिस करता है और अपनी मॉम से अपने पिता के बारे में पूछने लगता है। वो कहता है कि उसे अपने बचपन की ज्यादा यादें याद नहीं है। मिसेस क्लोटिल्डे तभी बताती है कि उनके पिता एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, वो हमेशा वही करते थे जो कि उनके परिवार और बच्चों के लिए सही होता था। और मार्टिन की माँ उसे बताती है कि उसके पिता हमेशा उसकी केयर किया करते थे, जो कुछ भी उन्होंने किया था वो सिर्फ अपने परिवार के लिए था। अगर कभी मार्टिन अपने पिता को फील करे तो उसे डरने की जरूरत नहीं है, उनके पिता हमेशा जानते थे कि क्या सही है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि पीछे मुड़कर कभी मत देखना, क्योंकि उनके पिता को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी। यानी कि इनडायरेक्टली यहाँ पर अरोरा अपने पिता को ही प्लीज कर रही थी, क्योंकि वो पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखती थी, या फिर ये कहे कि डर की वजह से। खैर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरोरा नर्सिंग होम वालों से बात कर रही होती है। अब अगले सीन में मार्टिन और उसकी माँ टीवी देख रही होती है कि तभी अरोरा वहाँ पर आती है और मार्टिन को इशारे से
बाहर बुलाती है। बाहर जाकर मार्टिन उसे बताता है कि उनकी माँ ने किसी तरह से उनकी बातें सुन ली हैं कि वो उनको नर्सिंग होम में एडमिट करना चाहते हैं। अब अरोरा उसे साइड में ले जाकर कहती है कि उसने एक नर्सिंग होम से बात भी कर ली है जो कि सिर्फ इस फ्राइडे को अपॉइंटमेंट दे रहे हैं। मार्टिन थोड़ा सा हिचकिचाता है, लेकिन अरोरा उससे ये कहती है कि मैं यहाँ पर और दिन नहीं रह सकती, तुम्हें समझना होगा, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। अब मार्टिन ये कहता है कि मुझे लगता है कि माँ के साथ कुछ तो गड़बड़ हो रही है, क्योंकि पहले वो पर्दे के पीछे थी लेकिन अचानक से वो क्लोजेट के अंदर से बाहर आई थी और उस दिन विंडो का ग्लास भी टूट गया था, जैसे कि कोई चिड़िया उससे टकराई हो, यानी कि शायद से कोई रेवन बर्ड। डैम दिस रेवन बर्ड अगेन। खैर अरोरा यहाँ पर कहती है कि उसे भी कुछ अजीब सा महसूस हुआ था, लेकिन तभी मार्टिन अपनी थेरेपिस्ट की बात को रिपीट करता है। उन्होंने ये कहा था कि जब हम अपने पुराने घर या फिर यादों के आसपास होते हैं तो अक्सर हमें ऐसे विजन्स आते रहते हैं और ये काफी आम बात है। फिर मार्टिन अरोरा को एक रिंग दिखाता है और उसे देखते ही अरोरा पहचान जाती है कि ये उनके डैड की वेडिंग रिंग है, लेकिन मार्टिन हंसता है और कहता है कि ये कैसे हो सकती है, उन्होंने डैड को तो यही रिंग पहनाकर दफनाया था। ये सुनकर अरोरा ग्रेवयार्ड जाकर कंफर्म करने का फैसला कर लेती है। मार्टिन भी उसके पीछे चला जाता है। अब ग्रेवयार्ड में मार्टिन अपने मन की बात याद करता है कि मेरी जिंदगी बिल्कुल सही नहीं चल रही है। थेरेपिस्ट कहते हैं जो कुछ भी हो रहा है उसका कुछ कनेक्शन मेरे चाइल्डहुड और डैड की डेथ से है। अब अरोरा उसको ये कहती है कि तुम्हारे पिता की मौत प्लास्टिक का टुकड़ा निगलने की वजह से हुई थी। वो दोनों अपने पिता की ग्रेव देखते हैं जो कि खुली हुई होती है और ये देखकर दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं और चुप रह जाते हैं। तभी उनको एक विसल की आवाज सुनाई देती है। अरोरा एक आदमी को दूर से उन्हें देखते हुए नोटिस कर रही थी और उसको देखकर वो दोनों डर जाते हैं और वापस अपने घर के अंदर चले जाते हैं। अब घर पहुंचने के बाद मार्टिन कहता है कि माँ ये सब नहीं कर सकती, लेकिन वो जरूर जानती होंगी कि ऐसा किसने किया। अरोरा कहती है कि हो सकता है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि उनका बर्ताव अजीब है। तब मार्टिन उसको बताता है कि जब पिता के गले में प्लास्टिक का टुकड़ा अटक गया था तब मैं उनके पीछे ही था, लेकिन मैं उनकी तरफ पलटकर नहीं देख पाया। अरोरा उसे तसल्ली देते हुए कहती है इट्स ओके मार्टिन, ये उन्हीं का रूल था और तुमने सिर्फ उसी रूल को फॉलो किया। यानी कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये दोनों अभी भी अपने पिता के ही रूल को फॉलो कर रहे थे और ये पीछे मुड़कर कभी नहीं देखते थे। फिर अरोरा मार्टिन से कहती है कि मैं सब कुछ तभी एक्सप्लेन करूंगी जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अरोरा अपनी माँ से रिंग के बारे में पूछने जाती है कि माँ ये रिंग आपको किसने दी। अब मिसेस क्लोटिल्डे नाराज हो जाती हैं और गुस्से में ये कहती हैं कि तुम क्यों बार बार ये सवाल पूछ रही हो। अब अरोरा फिर से इंसिस्ट करती है कि मुझे बस इतना बता दीजिए कि ये रिंग आपके पास कहाँ से आई। तब मिसेस क्लोटिल्डे शांति से जवाब देती है तुम्हारे पिता ने मेरी मदद की थी इस रिंग को वापस लाने में, और ये जो रिंग है वो उन्हें हमारे साथ रहने में हेल्प करती है। जिसके बाद मार्टिन घर के बाहर अपने पिता की पुरानी यूनिफॉर्म को देखता है जो कि एक हुक पर टंगी हुई थी और उस यूनिफॉर्म के साथ वही विसल भी होती है जो कि उसने पहले ग्रेवयार्ड में सुनी थी। दूसरी तरफ अरोरा को अपनी माँ से जवाब नहीं मिलता तो वो अपने रूम में वापस आ जाती है। अब उसका बॉयफ्रेंड हुआन उससे फोन पर बात करते हुए नाराजगी जताता है कि तुम कब तक वहाँ पर रहोगी, मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन तुम अभी तक वापस नहीं आई हो। अरोरा कहती है कि वो फ्राइडे के बाद जल्दी वापस आ जाएगी। अब इसी बीच उसे अपने बचपन की एक याद आती है जिसमें वो एक अब्यूजिव पिता की वजह से रो रही थी और इसी फ्लैशबैक से पता चलता है कि अरोरा एक टॉक्सिक रिश्ते में है। दूसरी तरफ हम मार्टिन को देखते हैं जिसके बॉयफ्रेंड जॉर्ज का उसे मैसेज आता है। जॉर्ज मार्टिन से मिलने उसके घर के बाहर आया हुआ था। मार्टिन चुपके से जॉर्ज को अपने कमरे में ले जाता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब तभी मिसेस क्लोटिल्डे को दिखाया जाता है जो कि अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी एक स्पिरिट जो कि उसके पति की आत्मा होती है वहां पर आती है और उसके साथ इंटीमेट होती है। जॉर्ज अपने घर लौटने के लिए निकलता ही है, लेकिन नीचे जाने पर मिसेस क्लोटिल्डे उसे आवाज लगाकर बुलाती है और उससे सोफे के नीचे रखे हुए सामान को निकालने के लिए कहती है। जब जॉर्ज सोफे के नीचे से सामान निकालता है मिसेस क्लोटिल्डे उसे पकड़ लेती है। तभी पता चलता है कि मिसेस क्लोटिल्डे अपनी पति की स्पिरिट के कब्जे में है जो कि उसके एक्शंस को कंट्रोल कर रही है। जॉर्ज अब जल्दी से वहां से भागता है और अपनी कार में बैठ जाता है, लेकिन उसके सामने वही स्पिरिट और मिसेस क्लोटिल्डे आ जाते हैं और मिसेस क्लोटिल्डे जॉर्ज को जान से मार डालती है। यानी कि इस घर के अंदर काफी भयानक चीजें चल रही थी। अब उस रात अरोरा के ब्लैंकेट खुद पे खुद को खींचने लगता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसकी माँ उसके पैर के अंगूठे को चबा रही थी, लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि ये सब तो एक नाइटमेयर था। अब उठने पर अरोरा अपने बदन पर मिट्टी के निशान को देखती है जो कि इस बात का संकेत देते हैं कि उसके ऊपर कोई था। वो खुद को डरा हुआ महसूस करते हुए शावर लेने चली जाती है।
अब मार्टिन जो होता है वो अपने बॉयफ्रेंड जॉर्ज को मैसेज करता है, लेकिन जॉर्ज का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। मार्टिन अपने पिता के लिए एक विसल बनाता है और उसके बचपन के एक ग्लिम्स को हमें दिखाया जाता है कि उसके पिता उसे बेल्ट से मारने ही वाले थे, क्योंकि मार्टिन के पिता ने उसको अपने बॉयफ्रेंड को किस करते हुए देख लिया था। यानी कि वो बचपन से ही गे होता है और उसके फादर को इस बारे में पता था, लेकिन वो काफी ज्यादा अलग टाइप के दिमाग के थे। उनको ना कंट्रोलिंग नेचर वाली चीज थी उनके अंदर। अब मार्टिन को एक पुरानी फोटो मिल जाती है जिसमें वो और उसका बॉयफ्रेंड होते हैं और पीछे उसके पिता यानी कि उनकी स्पिरिट उन्हें छुप कर देख रही थी। अरोरा सब चीजों से परेशान होकर घर छोड़ने का फैसला कर लेती है, लेकिन रेडियो से उसके डैड की विसल की आवाज आने लगती है, जो कि शायद से यही समझा रही थी कि वो वहां से ना जाए। वो अपने भाई मार्टिन के बारे में सोचकर वापस घर आने का फैसला कर लेती है। अब घर आकर वो देखती है कि उसकी माँ ने उसके पिता के कपड़े गेट पर लटका रखे हैं। अब जब अरोरा अपनी माँ से इस बारे में पूछती है तो उसकी माँ ये कहती है कि उसके पिता कभी घर छोड़कर गए ही नहीं थे। उसकी माँ ये बोलती है कि उसने उसके पिता को वापस लाने में हेल्प करी है और उन्होंने क्लोजेट में अपनी पहली झलक भी दी थी। अब अरोरा मार्टिन के पास जाकर कहती है कि उन्हें यहाँ से किसी होटल में शिफ्ट करना होगा और उनकी माँ को एक नर्सिंग होम में भेजना पड़ेगा, लेकिन मार्टिन जॉर्ज के ना मिलने की वजह से परेशान था। अब जब अरोरा उसको बताती है कि उनके पिता की स्पिरिट वापस आ गई है तो मार्टिन उसे इग्नोर कर देता है और कहता है कि ये सब बस माइंड ट्रिक्स हैं, यहाँ पर कोई स्पिरिट नहीं है। तभी मिसेस क्लोटिल्डे बाथरूम में अरोरा को घेर लेती है और बाहर मार्टिन दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाजा ही नहीं खुलता। अब बाहर से उनकी माँ मजे लेती है और कहती है कि बाथरूम के अंदर उनके पिता मौजूद हैं, और जब मार्टिन दरवाजा तोड़कर अंदर आता है तो वो अरोरा को बहुत ही ज्यादा डरी हुई अवस्था में देखता है। अरोरा मार्टिन से कहती है कि उनका बचपन कितना खराब था और कैसे उनके अब्यूजिव पिता उन्हें टॉर्चर किया करते थे, और यहाँ पर शायद से इसलिए ही मार्टिन इन बातों को भूलने का नाटक कर रहा था, क्योंकि उनके पिता बहुत ही ज्यादा अब्यूजिव थे बचपन में। जिसके बाद में दोनों ही अपने बीते हुए समय को याद करते हुए एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं। जिसके बाद वो फैसला करते हैं कि वो अपनी माँ को नर्सिंग होम भेजकर यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन पूरे घर में उनकी माँ उन्हें कहीं नहीं मिलती। क्लोजेट के अंदर उन्हें कम बैक खून से लिखा हुआ मिलता है और उनको एक विच क्राफ्ट की किताब भी मिलती है, विच इंडिकेट्स कि यहाँ पर उनके पिता की स्पिरिट ने ये सब लिखा था। या फिर ये भी हो सकता है कि उनकी माँ ने अपनी खराब दिमाग की स्थिति के चलते ये कम बैक लिखा था अपने ही खून से, क्योंकि उसके बच्चे उसे काफी टाइम से इग्नोर कर रहे थे। अब रात को मार्टिन स्मोक करते हुए बाहर जाता है और विसल की आवाज को सुनता है। पीछा करते हुए उसे जॉर्ज की कार दिखाई देती है, लेकिन साथ ही साथ उसके पिता की स्पिरिट भी वहां पर थी। एंड कहीं ना कहीं वो समझ चुका था कि जॉर्ज अब जिंदा नहीं है। खैर मार्टिन अब डर के मारे घर लौट आता है, लेकिन उसके पिता की स्पिरिट उसके ऊपर हमला कर देती है। आवाज सुनकर अरोरा नीचे आती है और मार्टिन को नीचे पाती है। मार्टिन कहता है कि उनके पिता उन्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे, उनकी स्पिरिट वाकई में यहाँ पर है। खैर अब तभी होता यह है कि वो खुद को डाइनिंग टेबल के पास बंधे पाते हैं और उनकी माँ जॉर्ज की लाश को उनके पिता के कपड़े पहनाकर उसके अंदर उनकी स्पिरिट को डाल देती है। मार्टिन के डैड जॉर्ज की बॉडी को पजेस करके जिंदा हो जाते हैं और मार्टिन को पीटने लगते हैं, क्योंकि उसने फिर से गलत काम किया था। उनको वो गे वाली चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी। अब जब अरोरा उसे रोकने की कोशिश करती है तो उसके पिता उसे भी पकड़ लेते हैं, लेकिन इस बार अरोरा अपने ट्रॉमा का सामना करते हुए पीछे मुड़ जाती है और अपने पिता की स्पिरिट को स्टैब करती है, यानी कि जॉर्ज की लाश को। अब मार्टिन और अरोरा भाग जाते हैं, लेकिन उनकी माँ उन्हें रोकती है और कहती है कि वो जो कर रही है सही कर रही है, यानी कि उन्होंने जो कुछ भी किया स्पिरिट को बुलाना वो बिल्कुल सही था। अब मार्टिन और अरोरा अपनी माँ को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन उनके पिता वापस आकर अरोरा को असॉल्ट करने की कोशिश करते हैं। मार्टिन अपने पिता की उंगलियां काट देता है और दोनों भाई बहन वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में अब अरोरा के बॉयफ्रेंड हुआन का फोन आता है, जो कि उससे उल्टा सीधा बोल रहा था कि वो वापस क्यों नहीं आई। अब वो उसे गाली देकर फोन को तोड़ देती है, यानी कि उसने एक और अब्यूजिव रिश्ते से खुद को छुटकारा दे दिया था। अंत में दोनों अब नए जीवन की शुरुआत करते हैं और एक नए सपने और उम्मीद के साथ जाने लगते हैं। उनकी माँ उन्हें रोक भी रही होती है, लेकिन तभी उसके हस्बैंड की स्पिरिट उसे वापस घर के अंदर खींच लेती है। एनीवेज इसके बाद में हम एक मिड क्रेडिट सीन को देखते हैं। मिसेस क्लोटिल्डे रोड पर चलती हुई कुछ बड़बड़ा रही होती है कि ये सब उसका फॉल्ट है और उसे अपने परिवार को वापस बुलाना होगा। ऐसा लग रहा था कि उसके पति की स्पिरिट ने मिसेस क्लोटिल्डे को उनके पास भेजा है, क्योंकि शायद से वो उनको अभी तक अब्यूज करना चाहते होंगे और अपने परिवार को एकजुट करके रखना चाहते होंगे, जो कि बिल्कुल गलत था। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी नो वोल्तीज फिल्म की कहानी, जो कि एक स्पेनिश हॉरर मूवी है जिसका मतलब होता है डोंट टर्न बैक।
अब देखो, इस मूवी को समझने के बाद में मेरे हिसाब से 2-3 थियरीज यहाँ पर हो सकती हैं। सबसे पहली तो यही है कि इन सबको अपने बचपन का कुछ ट्रॉमा था जिसके चलते इनके पिता इनको अब्यूज किया करते थे और इसी की वजह से ये लोग पीछे मुड़कर नहीं देखा करते थे, क्योंकि उनके पिता बचपन से ही ऐसी चीजें कर रहे थे। वो सीटी बजाया करते थे अपनी खुद की पावर को दिखाने के लिए कि सीटी बजते ही उनको घर के अंदर आ जाना है और बाहर कहीं नहीं जाना। अब अंत में इन दोनों ने ही अपने ओल्ड ट्रॉमा को दूर कर लिया था, उससे ये ओवरकम कर गए थे। लेकिन अगर ये चीज यहाँ पर साइकोलॉजिकल एंगल वाली है तो फिर यहाँ पर ये विचक्राफ्ट वाली किताब का होना और यहाँ पर जॉर्ज का खत्म हो जाना ये बिल्कुल मैच नहीं करता। इन बच्चों को बार बार यहाँ पर इनके पिता की स्पिरिट दिखाई दे रही थी, ये भी चीज मैच नहीं करती। या तो फिर ये भी हो सकता है कि मिसेस क्लोटिल्डे को डिमेंशिया के साथ साथ में स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी होगा, जिसके चलते वो अपने पति को इतना याद कर रही थी कि उन्होंने उसकी ही पर्सनैलिटी को ले लिया था। विच एक्सप्लेन्स कि लालो को भी उन्होंने ही मारा था, जॉर्ज को भी उसने ही खत्म किया, साथ ही साथ अपने बच्चों को भी वो इनडायरेक्टली डराकर यहीं पर रखना चाहती थी ताकि वो एक साथ रहें, एक परिवार की तरह। फिर एक और थियरी यही आती है कि यहाँ पर वाकई में ये विचक्राफ्ट वाला एंगल बिल्कुल सही था, यानी कि मिसेस क्लोटिल्डे ने अपने पति की स्पिरिट को विचक्राफ्ट की किताब से इस्तेमाल करके बुलाया होगा। शायद वो एक विश थी या फिर अपने पति के खत्म होने के बाद में वो इन चीजों के अंदर घुस गई थी, ये स्किल्स वगैरह उन्होंने सीख ली थी कि विच कैसे बनते हैं, इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। असल में उनका असली मकसद अपने परिवार को फिर से एक साथ लाना था। वो काफी टाइम से अकेली थी, लेकिन उसने सही और गलत का फर्क नहीं समझा, या फिर उसकी पति की स्पिरिट ने उसे मैनिपुलेट किया होगा। अगर आप इसको सुपरनैचुरल एंगल से देखते हैं तो आप इसको विचक्राफ्ट वाली थियरी को ले सकते हैं, लेकिन अगर ये साइकोलॉजिकल एंगल वाली चीज है तो यहाँ पर आप यही समझेंगे कि मिसेस क्लोटिल्डे जो थी उनको डिमेंशिया के साथ साथ स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी था। जॉर्ज को भी उन्होंने ही खत्म किया, लालो को भी उसने ही मारा, साथ ही साथ अपने बच्चों को भी डरा कर वो यहीं रखना चाहती थी। रीजन बीइंग कि उन्होंने देखा था कि उसके पति कैसे अपने बच्चों को बचपन में कंट्रोल किया करते थे और उनके बच्चों के अंदर आज तक भी उस चीज का ट्रॉमा था, जिसके चलते वो उन्हीं टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके अपने बच्चों को यहाँ पर रखना चाहती होगी। साथ ही साथ नो वोल्तीज का मतलब था पीछे मत मुड़ना, जो कि एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का संकेत था, जो कि अरोरा के पिता के एक्शंस की वजह से उनके साथ हुआ था। लेकिन अंत में उन दोनों ने ही इस चीज से ओवरकम कर लिया। साथ ही साथ अरोरा अभी भी हुआन के साथ एक अब्यूजिव रिश्ते में थी, लेकिन अंत में उसने उससे भी ब्रेकअप कर लिया था, यानी कि वो दोनों ही फाइनली आजाद हो गए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको नो वोल्तीज फिल्म पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थ्योरीज बढ़िया लगी है तो कमेंट करके बताना कि आपको विचक्राफ्ट वाला एंगल लगता है या फिर साइकोलॉजिकल वाला एंगल लगता है।